नमस्ते इन्वेस्टर्स, सिंपली स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही स्पेशल बिजनेस को स्टडी करेंगे जो अपने ऑल टाइम हाई से अभी लगभग 60% के डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। उसका नाम है ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया। एक समय पर जब पूरा ट्रांसफॉर्मर सेक्टर बहुत ट्रेंड कर रहा था तब TRIL सबसे ज़्यादा फोकस में था, पर जुलाई से हमें इस बिजनेस में भारी करेक्शन देखने को मिला है। आज हम TRIL की इस फॉल को डेप्थ में समझेंगे और जानेंगे कि इस कंपनी में हमें इतना भारी ड्रॉडाउन क्यों देखने को मिला है। इसके अलावा हम इस पर भी बात करेंगे कि अभी जो इन्वेस्टर्स यहाँ पर फंसे हुए हैं वो आगे भविष्य को लेकर यहाँ क्या उम्मीदें रख सकते हैं और क्या नए इन्वेस्टर्स के लिए इस ड्रॉडाउन या करेक्शन से कुछ अपॉर्चुनिटी बनी है। तो आज का ये वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाला है। अगर आप एक स्मॉल कैप या ग्रोथ इन्वेस्टर हो तो आज की वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। इस वीडियो में कई सारी लर्निंग्स होंगी, इसलिए बिना कोई देरी किए चलिए फटाफट शुरू करते हैं। पर हाँ, एज अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो किसी भी तरह से TRIL पर बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। इसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया इतना ज़्यादा करेक्ट हुआ क्यों। आपको याद होगा कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर एक लहर सी चल रही थी ट्रांसफॉर्मर स्टॉक्स को लेकर। अच्छा स्टोरीफिकेशन हो रहा था कि ट्रांसफॉर्मर्स का यूज़ यहाँ है वहाँ है, सोलर और विंड पावर प्लांट्स के लिए ट्रांसफॉर्मर्स चाहिए वगैरह वगैरह, जो सच बात भी है। पर इसके चलते हुआ क्या कि पूरे सेक्टर में वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा प्रीमियम हो गए। जैसे आप यहाँ पर देखोगे कि TRIL ही 70 से ज़्यादा के PE रेशियो पर ट्रेड कर रहा था। अब 70 के PE पर कोई बिजनेस ट्रेड करे उसमें कोई हर्ज नहीं है, पर दिक्कत क्या आ जाती है कि इतने हाई वैल्यूएशन पर अगर कोई छोटी सी भी समस्या आई बिजनेस में तो इन्वेस्टर्स को उस स्टॉक में या उस बिजनेस में भारी करेक्शन देखने को मिलता है, जो कि ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स के साथ हुआ भी। इसलिए सबसे पहली चीज़ आपको यही समझनी है कि अगर आप किसी हाई ग्रोथ मॉडल को चेज कर रहे हो तो आपको उसे बहुत क्लोजली फॉलो करना है। अगर उसके रिजल्ट्स थोड़े भी खराब आते हैं या उस कंपनी का मैनेजमेंट आकर भविष्य को लेकर कुछ नेगेटिव बोलता है या अपने ग्रोथ के टारगेट्स को कम कर देता है तो आपको उस बिजनेस से बहुत जल्दी निकलना है। आपको उस फॉल में रुकना या डिप बाइंग नहीं करनी है, क्योंकि इतने हाई वैल्यूएशन पर आपके पास सेफ्टी कुशन रह ही नहीं जाता है। अब TRIL की गाइडेंस क्या थी? इनके मैनेजमेंट ने FY28 तक कंपनी के लिए $1 बिलियन या मोटा माटम 8,000 करोड़ सेल्स करने का टारगेट दिया था। आपको अगर हम एक पर्सपेक्टिव दें तो FY25 में, माने कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में, TRIL की बस 2,000 करोड़ के आसपास सेल्स थी। माने कि इन्होंने बोला कि अगले 3 सालों में हम अपनी सेल्स 4 गुना कर लेंगे, जो कि एक बहुत बड़ी गाइडेंस थी। और अगर हम CAGR के टर्म्स में देखें तो ये 60% की CAGR ग्रोथ बनती है। तो आप देख रहे हो ना कि मार्केट को कितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी TRIL से। इसके अलावा इन्होंने इस साल FY26 के लिए भी 3,500 करोड़ यानी कि 75% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात की थी और भी टारगेट्स दिए थे मार्जिन्स और एक्सपोर्ट बिजनेस को लेकर। पर हम बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं। यहाँ पर जो जरूरी गाइडेंस थी वो यही सेल्स गाइडेंस थी और इनके Q1 के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए भी थे। पर हुआ क्या कि Q2 के जब रिजल्ट्स आए तब उन्होंने पूरे मार्केट को सरप्राइज कर दिया। आप इस स्क्रीनशॉट में देखोगे कि जून क्वार्टर में इनकी सेल्स पिछले साल से 64% बढ़ी थी, पर सितंबर क्वार्टर में पिछले साल से सेल्स बिल्कुल भी नहीं ग्रो करी, उल्टा क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनकी सेल्स गिरी। इनकी सेल्स अप्रैल, मई और जून के महीनों में 530 करोड़ के आसपास थी और जुलाई, अगस्त, सितंबर के 3 महीनों में उससे भी कम 460 करोड़ आई। तो ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज था पूरी दलाल स्ट्रीट के लिए कि इतने खराब रिजल्ट्स कैसे आ गए जब कंपनी ने 60% ग्रोथ लाने की बात की थी। अब देखिए, कई सारे निवेशक जो TRIL में फंसे हुए हैं वो ये फॉल आसानी से अवॉइड कर सकते थे जब इनके खराब रिजल्ट्स आए थे Q2 के। वो अपने आप में एक बड़ा रेड सिग्नल था। इसलिए कंपनीज को ट्रैक करना बहुत जरूरी होता है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कोई बिजनेस परमानेंटली अच्छा रहेगा। ये हमें ट्रैक करते रहना पड़ेगा कि बिजनेस सही दिशा में जा रहा है कि नहीं। और अगर आप माइक्रो कैप या स्मॉल कैप इन्वेस्टर हो तो आपको हर क्वार्टर, हर 3 महीनों पे कंपनीज के रिजल्ट्स को ट्रैक करना पड़ेगा। और अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा है तो आपको सारे नहीं, कम से कम अपने पोर्टफोलियो बिजनेसेस को तो ट्रैक करते रहना पड़ेगा ना। वरना आप देखोगे कि कई सारे बिजनेसेस में जहां आप गेन्स में हो वो प्रॉफिट्स आपके हाथ से निकल जाएंगे। ऐसे ही कहीं आप अगर लॉस में हो, आप समय पर एग्जिट नहीं लिए तो वो लॉस आपका बढ़ता जाएगा।
पर दिक्कत क्या आती है रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ कि उनको पता ही नहीं चलता है कि कब किस कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं, और पता भी चल जाए तो ये समझ में नहीं आता है कि उन रिजल्ट्स को स्टडी कैसे करें। इसलिए हमने सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए एक पर्सनल व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है, जहां हम 150 से ज़्यादा अच्छे अच्छे बिजनेसेस को आपके लिए क्लोजली ट्रैक करते हैं। उनके बिजनेस मॉडल, वैल्यूएशन, रिस्क फैक्टर्स, कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, सब पर डिटेल में डिस्कशन होता है। इसके अलावा हम समय समय पर अलग अलग सेक्टर्स पर वेबिनार्स और वर्कशॉप्स भी करते हैं, जो कम्युनिटी मेंबर्स के लिए एकदम फ्री होती हैं। यहाँ हम अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करते हैं और वन ऑन वन आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करते हैं। हाँ, लेकिन हम किसी भी कंपनी या स्टॉक पर बाय सेल कॉल्स नहीं देते हैं, हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। और याद रहे, ये एक पेड कम्युनिटी है और इसमें 2 प्लान्स हैं, 6,000 रुपए का 6 महीने के लिए और 10,000 रुपए का साल भर के लिए। 6 महीने वाले प्लान में आपका महीने का रेट 1,000 रुपए पड़ेगा और साल भर वाले में आपको मंथली रेट बस 850 रुपए पड़ेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, वरना आप नीचे दिए हुए लिंक से हमें कांटेक्ट करके ये कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। खैर, वापस से अपने डिस्कशन पर आते हैं। Q2 रिजल्ट्स की कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने कई अलग अलग कारण बताए थे, जिसमें से एक था कि ट्रांसफॉर्मर्स में लगने वाले 2 जरूरी पार्ट्स CTC और बुशिंग्स की मार्केट में शॉर्टेज चल रही है। डिमांड ज़्यादा है पर उतनी सप्लाई नहीं है। इस वजह से इन 2 प्रोडक्ट्स की शॉर्टेज की वजह से कई सारे आगे के काम डिले हो जाते हैं। इन्होंने बाहर से CTC इंपोर्ट करी थी, उनके साथ भी दिक्कत हुई कि वो कस्टम्स में रोक दी गई थी। इस वजह से इनके कई सारे ट्रांसफॉर्मर्स पर काम धीमा चल रहा था। दूसरा इन्होंने कारण दिया जिस वजह से इतने बेकार रिजल्ट्स आए कि इस बार मॉनसून्स बहुत हैवी थे। आपको याद भी होगा कि पिछले साल बहुत बारिश हुई थी। ऐसे में कुछ ट्रांसफॉर्मर्स जो इन्होंने बना भी लिए थे, ये उनको ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाए। और ऐसा भी था कि पावर ग्रिड की कोई साइट है जहां ट्रांसफॉर्मर लगना है, वहां कंक्रीट का फाउंडेशन रेडी करना पड़ता है ट्रांसफॉर्मर बैठाने के लिए। तो मॉनसून्स के चलते साइट ही नहीं रेडी हो पाई और इनके वेयर हाउसेज में वो फिनिश्ड ट्रांसफॉर्मर्स रखे रह गए। इस वजह से भी कुछ 80 से 100 करोड़ की सेल्स ये अपने बुक्स में नहीं रिकॉर्ड कर पाए। अब यहाँ पर एक और आप बहुत जरूरी चीज समझो, कंपनी अपनी पोजीशन में हर वो चीज करेगी ताकि उसके रिजल्ट्स ना खराब हो जाएं, क्योंकि जब रिजल्ट्स खराब आते हैं तब स्टॉक प्राइस काफी नेगेटिवली रिएक्ट करता है और कंपनी को फिर समय लग जाता है फिर से अपनी ब्रांड इमेज बिल्ड करने में। इसलिए मैनेजमेंट हर वो चीज करेगा ताकि उनका क्वार्टर खराब ना जाए। पर फिर भी अगर क्वार्टर खराब जा रहा है, रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम जितनी दिख रही है ज्यादातर केसेस में उससे ज्यादा बड़ी है। और ये हुआ भी। Q2 रिजल्ट्स की कॉन कॉल में ही मैनेजमेंट ने अपनी पुरानी गाइडेंस को होल्ड पर रख दिया था कि हम इतनी सेल्स ग्रोथ नहीं ला पाएंगे। इसी टाइम आपको याद होगा कि वर्ल्ड बैंक ने इन पर बैन लगा दिया था। बिजनेस लेवल पर उस बैन का कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हाँ, कंपनी की ब्रांड इमेज और रेपुटेशन को इस डिबारमेंट से नुकसान हुआ था। खैर, उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने डिबारमेंट पर स्टे लगा दिया 12 जनवरी तक और कंपनी को समय दे दिया अपना रिप्लाई देने के लिए। अब इनके Q3 के रिजल्ट्स के बाद सारी दिक्कतें सामने आ रही हैं। इनके मैनेजमेंट ने बहुत हल्के से टारगेट पूरा करने के लिए ना 1 साल आगे बढ़ा दिया है। जब आप गाइडेंस का साल बढ़ाते हो तो बिजनेस में ग्रोथ कम हो जाती है। जो पहले इन्होंने FY28 तक $1 बिलियन सेल्स ग्रोथ का गाइडेंस दिया था, अब ये FY29 तक उसे पूरा कर रहे हैं। इसे आप अब वैल्यूएशन के साथ ऐसे समझो कि पहले ये बिजनेस 60% के रेट से ग्रो करने की बात कर रहा था, तब मार्केट इसको 60-70 का PE रेशियो भी दे रहा था। अब मैनेजमेंट 40% रेट से ग्रो करने की बात कर रहा है। इसको आप समझो अच्छे से। स्टॉक सस्ता नहीं हुआ है करेक्ट होके। पहले हाई ग्रोथ का एक प्रीमियम मिल रहा था इस बिजनेस को। अब मार्केट TRIL को वही 60-70 का PE शायद ना दे, क्योंकि अब बिजनेस में वो ग्रोथ नहीं है जो मैनेजमेंट पहले लाने की बात कर रहा था। ये एक बहुत जरूरी चीज है कि आपको PE रेशियो, प्राइस करेक्शन और बिजनेस का जो ग्रोथ रेट का जो चेंज है, उन तीनों चीज़ों को आपको साथ में समझना है। बाकी इन्होंने इस साल की गाइडेंस भी कट करी है। पहले इस साल ये कुछ 3,500 करोड़ के ट्रांसफॉर्मर्स डिलीवर करने की बात कर रहे थे, जो कि लगभग 75% के आसपास ग्रोथ बनती है। अभी ये 2,800 करोड़ सेल्स लाने पर फोकस कर रहे हैं, जो कि 40% के आसपास सेल्स ग्रोथ बनती है। हाँ, कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हुई हैं बिजनेस में, जैसे इन्हें HVDC माने कि हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट सेगमेंट में एक ट्रांसफार्मर रिपेयर करने का ऑर्डर मिला है। इससे इनकी HVDC सेगमेंट में एंट्री मिलेगी और इनका HVDC सेगमेंट में एंट्री का प्लान था। और अब इस ऑर्डर के साथ कंपनी आराम से फ्यूचर में और ऑर्डर विंस
देख सकती है। HVDC सेगमेंट इस वजह से जरूरी है क्योंकि जो 500 किलोवोल्ट से छोटे ट्रांसफॉर्मर्स का मार्केट है वो भविष्य में बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस कर रहा होगा। बहुत सारी कंपनियां अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ा रही हैं यहाँ पर। जो कंपनियां बड़े ट्रांसफॉर्मर्स बनाती हैं उनके मार्जिन से स्टेबल रहने वाले हैं, पर ऐसा नहीं है कि आप आसानी से बड़े ट्रांसफॉर्मर्स बनाने लगोगे, क्योंकि जो पावर कंपनियां होती हैं वो नए प्लेयर्स को ऑर्डर्स देती नहीं हैं। किसी छोटी या किसी नई कंपनी के लिए अचानक से बड़े ट्रांसफॉर्मर्स के मार्केट में घुसना इतना आसान नहीं है। कम से कम 5 से 10 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए। इसके अलावा एक और पॉजिटिव चीज़ जो हुई है, मैनेजमेंट ने अपनी ऑर्डर बुक गाइडेंस को भी सेम वही रखा है। इन्होंने टारगेट दिया है कि जब मार्च क्वार्टर खत्म होगा तब इनके पास 8,000 करोड़ की ऑर्डर बुक होगी, जो अगले साल के लिए अच्छी सेल्स विजिबिलिटी देगी। इनको ज़्यादातर टेंडर्स Q4 माने कि जनवरी, फरवरी, मार्च के महीनों में आते हैं। तो भले ऑर्डर बुक जो अभी 5,000 साढ़े 5,000 करोड़ पर है, वो क्वार्टर के अंत तक 8,000 करोड़ तक आराम से पहुंच जानी चाहिए। बाकी इनके मैनेजमेंट का कहना है कि FY 27-28 से बिजनेस फिर से स्पीड पकड़ेगा। TRIL अभी CTC और बुशिंग्स बाहर से सोर्स करता है, पर ये अपनी खुद की बुशिंग्स और CTC की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी लेकर आ रहे हैं, अपना खुद का प्लांट डाल रहे हैं। इसके अलावा ये अपनी खुद की भी ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 40,000 MVA से बढ़ाकर 75,000 MVA तक ले जा रहे हैं। ये सारी कैपेसिटी अगले फाइनेंशियल ईयर माने कि FY 27 में आएगी। तो इनका कहना है कि ये कैपेसिटी आने से ये अपना $1 बिलियन सेल्स का टारगेट आसानी से मीट कर ले जाएंगे। अब अंत में इस सब पर मैं अगर अपनी राय दूं तो मेरा मानना है कि बिजनेस एज अ TRIL एक काफ़ी अच्छा है, पर अभी के लिए ये एक अच्छा टाइम नहीं है इस बिजनेस को देखने के लिए। इनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इनकी बहुत अच्छी रही है। जैसे क्वार्टर एंड होने से मुश्किल से हफ्ता 10 दिन में ही ये रिजल्ट्स निकाल देते हैं और ट्राई करते हैं कि रिजल्ट वाले दिन ही कॉन कॉल भी हो जाए। पर एक बार अगर मैनेजमेंट अपना गाइडेंस मिस कर देता है तब आप देखोगे कि वो बिजनेस ना चलना बंद हो जाता है मार्केट में, जो TRIL के साथ हुआ भी है। इन्होंने अपनी ग्रोथ गाइडेंस कम की भी है। अब निवेशकों के लिए बहुत जरूरी है कि इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज ये सारी एक साथ आ रही हैं वो सही समय पर शुरू हो जाएं, वरना ये जो इन्होंने FY 28 FY 29 तक अपना टारगेट बढ़ाया है, क्या पता ये भी मिस हो जाए। हम तो TRIL और कई सारे अन्य पावर ट्रांसमिशन थीम के बिजनेसेस को क्लोजली ट्रैक करते हैं। सो ये बिजनेस हमारे रेडार पर है। बाकी हम कहेंगे आप इसे भी अपने रेडार पर रख सकते हैं, पर हाँ, अगर आप हमसे पूछोगे कि अभी हमारा क्या बहुत पॉजिटिव आउटलुक है TRIL को लेकर, तो उस पर हम बोलेंगे कि एक बार इनकी कैपेसिटी आ जाती है उसके बाद हमें देखना है कि कितना स्पीड से ये अपना प्रोडक्शन और सेल्स बढ़ा पाते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करिएगा। साथ के साथ आप हमारे चैनल सिंपली स्टॉक्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप अगर अपने लाइक्स और सब्सक्राइब्स के जरिए हमें सपोर्ट करोगे तो हम आपके लिए ऐसे वीडियोस हर हफ्ते लाते रहेंगे। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।